होना, है ना, स्वतंत्र अपने आप में अगर रियल रियल चीज़ में बोले इसको स्वतंत्र होना, तो वो होगा कि मैं मेरे भाव विचार खुद कंट्रोल कर पाऊँ और अपने आप को स्वनियंत्रित कर पाऊँ, बाहर से नियंत्रित ना हो। जब वो होगा तो मेरे भाव विचार की जिम्मेदारी मैं खुद लूँगी, मैं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगी, ना ही मतलब जो भी डिसीजंस मैं मेरे शरीर के लिए लेती हूँ या मेरे खुद के लिए लेती हूँ, वो दोनों ही मैं ही लूँगी। उसमें वो सारी इंद्रियां भी आ जाएंगी कि मैं इंद्रिय सुख से जब भी खुश होने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी कहीं ना कहीं परतंत्र होकर होने की कोशिश करती हूँ कि सामने वाले कैसे देखेंगे, वो उनको कैसा अच्छा लगेगा। और जब तक मैं खुद को नहीं समझती हूँ तो मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि कोई मुझे समझे। तो अभी यही मेरे हिसाब से गलती होती आई कि मैंने एक्सपेक्ट करा आसपास वाले लोगों से कि इतना तो समझना ही चाहिए, और उसी में वाद विवाद होता रहा। तो जब मैं खुद को समझ के खुद के ऊपर काम करने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे भाव विचार मैं नियंत्रित करती हूँ और मैं अपने आप को समझती हूँ, तो तब मुझे वननेस फील होने लगती है कि सामने वाला भी मेरे ही जैसा है। जैसा अभी आपने बताया कि मैं भी सुखी होना चाहती हूँ, मैं भी दूसरों को सुखी करना चाहती हूँ, और सामने वाला भी यही चाहता है कि वो खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे। तो जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तब हमें ये चीज़ रियलाइज़ होने लगती है कि सामने वाला भी हमारी ही तरह है। बाकी हम हमेशा ऐसे कि इसके तो प्रायोरिटीज़ अलग रहती है, इसको मेरे बारे में सोचना नहीं होता है, इसको परिवार के बारे में नहीं सोचना होता है। तो वहाँ पर हम खुद से अलग करके, जैसा सुनील भैया ने भी बताया कि हम कटाव करते रहते हैं भावों में, मतलब हम सोचते रहते हैं कि इसको हमेशा मेरे अगेंस्ट ही रहना होता है, तो इससे अलग हो जाओ। तो वो जो है इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच जिसको हम बोल सकते हैं, वननेस फील नहीं कर पाते। तो वो हम शरीर उस टाइम पे मुझे लगता है ज़्यादा मान रहे होते हैं खुद को कि मेरी जैसा कंफर्टेबिलिटी रहती है मैं वैसी ही रहूँ। तो वहाँ पर मैं वननेस फील नहीं कर पाती हूँ और अपने आप में स्वतंत्र भी नहीं हो पाती हूँ, परतंत्र रह रही होती हूँ। इसमें एक और चीज़, मतलब मेरे को ऐसा बीच में रियलाइज़ हुआ जब मैं सोच रही थी कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं खुद को मतलब खुद के भाव विचार खुद नियंत्रित करूँ, तो इसमें कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मैं सेल्फिश हो जाऊँ। वैसे तो आपने बताया था कि सेल्फिश सही अर्थों में अगर मैं स्वार्थी भी होती हूँ तो वो भी सही है, लेकिन इसमें कभी कभी मेरे साथ तो ऐसा भी होता है कि मैं इंडिफरेंट हो जाती हूँ। इंडिफरेंट माने कि मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि फिर सामने वाला कैसा सोच रहा है कैसा नहीं सोच रहा, तो मुझे तो मेरा देखना है। तो अभी तक बहुत बार ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि मैं मतलब सोचूं ही ना सामने वाले कैसा कर रहे हैं, जैसा मेरी मनमर्जी है वैसा मनमानी मनमर्जी आ जाती थी। लेकिन फिर उसमें ये चीज़ समझ में आई कि उसमें भी यूनिवर्सल पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। अगर वो सबके लिए सही है तो वो मेरे लिए भी सही होगी ही। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ सबके लिए सही है मेरे लिए गलत है। तो फिर ये चीज़ समझ में आई कि यूनिवर्सल और पैरेनियल अगर कोई चीज़ होती है तो वो सभी के लिए सही है, और फिर वापस वननेस पे वो चीज़ कनेक्ट हो जाती है। तो ओवरऑल क्रक्स में यही समझ में आया कि प्रैक्टिस से आएगी ये चीज़। अभी ऑब्वियसली बोलने में आ रही है सिर्फ, पर प्रैक्टिस धीरे धीरे करके जब आशा विचार इच्छा और चित्रण तक फाइनली जाती है, वहाँ पर मतलब आशा और विचार इच्छा में बेसिकली डिफरेंस जब समझ में आता है तो हम सही डायरेक्शन में जाते हैं। इतना ही समझ में। ठीक बात है, बढ़िया, ठीक है। कोई प्रश्न हो ये विश्वास वाले मुद्दे पर तो उसको ले सकते, कोई शेयरिंग हो, आपने लंच में कुछ सोचा हो तो उसको कर लेते, फिर इसमें थोड़ा एक दो बातों का और डिटेलिंग करना है उसको कर लेते। हाँ बताइए, माइक दीजिए। हेलो। हाँ, हम लोग लंच में डिस्कस कर रहे थे लाइक अदिति मैम और मैं, तो तब मुझे एक चीज़ पता चली, लाइक जैसे आयुष ने बोला एम्प्लॉयर का एग्जांपल दे रहा था कि लाइक मेरे एम्प्लॉयर लाइक उसके मतलब उसने कहीं ना कहीं वो जॉब छोड़ने का वो एक डिसीजन था। तो एक ऐसा है कि लाइक उसका एम्प्लॉयर लाइक कंटिन्यूसली अगर उसे परेशान कर रहा है उसमें उसको खुशी मिल रही है, लाइक सुख मिल रहा है। पर आपने बोला कि अगर उनको अपन कह रहे कि वो अपन को दुखी कर रहा है लेकिन वो उसको सुख मिल रहा है अपन को दुखी करने में, तो उसको जो सुख मिल रहा है उसमें हमारा सुख तो छिन गया ना। हाँ, तो फिर मेरे को लगता है कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ हो गई, लेकिन उनको सुख मिल रहा है पर हमको सुख नहीं मिल रहा। तो फिर तो ये जो चाहना वाली बात है तो वो एक ही चाहना आ रही है। तो वो जो ऊपर वाली है कि लाइक मैं सुखी होना चाहता हूँ तो मैं सुखी होना चाहता हूँ वाली बात फिर वहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। अगर एम्प्लॉयर अगर सुख चाह रहा है तो हमारा सुख छिन रहा है, तो फिर वो एक ही बात वहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो फिर ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया थोड़ा। ये ठीक है, अपना सुख दुख कोई दूसरा तय जब तक करता है तब तक ये है कि कोई अपना सुख छीन सकता है। स्वतंत्र होने का मतलब ये है कि किसी के बाप की ताकत ने मेरा सुख छीन सके। ठीक है ना। अभी अपन क्या कर रखे, अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे रखे।
वो भी है। कोई अपना भाव बदलना चाहे, एक बटन दबा दिए अपना भाव बदल गया। कोई अपन को गुस्सा करना चाहे, कुछ कर दिया, हम गुस्सा हो गए। कोई हमको दुखी करना चाहे, कुछ कर दिए, हम दुखी हो गए। तो वैसा रहेगा तब तक तो पूरी दुनिया दुखी करेगी अपने को, सिर्फ ना कि बॉस या ना कि कोई एक दो व्यक्ति। जब तक इस जगह पर आएंगे कि मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा सुख, मेरे भाव विचार मेरी जिम्मेदारी है, फिर कोई दुखी नहीं कर सकता अपने को। हाँ, तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें घूम के एक ही जगह पे आ रही है कि अपने भाव विचारों को सही हाँ, करना। 3 दिन से वहीं आ रहे हैं। हाँ, बस वही हाँ। है। तो जब भाव विचार सही हो जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। वो निरंतर सुख, एकदम ठीक। इस लक्ष्य एकदम कार्यक्रम का जो निरंतर सुख है, सब वो हाँ। ठीक बात है। और भाव विचार ठीक करने का भी एक बेस बता रहे, बेसलेस नहीं है वो कि आप ऐसे ही कहीं एक जगह स्थिर कर लो भाव, ऐसा नहीं। भाव विचार ठीक कैसे हो गए उसका भी पूरा ये बता रहे कि इसको समझते हुए जहाँ हमको मानवता, जहाँ हमको सहीपन दिखता है, वहाँ स्थिर होना है। तो उसका आधार भी है स्थिर होने का। बढ़िया ओके सर। जी। और कोई बात? ठीक है, तो इतना तो हमने देखा, इसको थोड़ा रिपीट कर लेना। हमको ये दिखता है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, दूसरा भी सुखी होना चाहता है और दूसरे को सुखी करना चाहता है। लेकिन जब कुछ गड़बड़ होती तो हम अपनी चाहना को जज करते और कहते मैं तो सही हूँ, मैं तो सही चाहता हूँ, और दूसरे की योग्यता को देखते और कहते कि वो गलती करना चाहता है। उसकी योग्यता को उसकी चाहना मान लेते हैं, उसकी योग्यता को उसकी चाहना मान लेते हैं। वो नहीं कर पा रहा हमको सुखी, तो हम ये मान लेते हैं कि वो हमको सुखी करना नहीं चाहता। तो यहाँ से बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे संबंध टूटने शुरू होते हैं। जबकि देखें तो जितने भी संबंध टूटते हैं, गलती लगभग दोनों साइड से कुछ ना कुछ हुई होती है। दोनों साइड योग्यता की कमी रहती है, लेकिन दोनों साइड को ये लगता है कि दूसरे की चाहना ठीक नहीं है, इस कारण से ये हो रहा है। तो ये एक बेसिक मुद्दा है कि हम विश्वास को जब देखते हैं तब हमको ये स्पष्ट होता है कि हर कोई सुखी होना चाहता है, हर कोई दूसरे को सुखी करना चाहता है, हर कोई सुखी हो सकता है। ठीक है। और हम बहुत जल्दी डाउट भी कर लेते हैं, ये भी हमने देखा लोगों पर। तो उसको भी थोड़ा अपने को स्थिर करने की ज़रूरत है। उसमें लंबा टाइम भी लगेगा, बट करने की ज़रूरत तो है। और एक बात थोड़ी सोचने जैसी है, मान लो मैं ट्रेन से जा रहा हूँ और मैंने अपना सामान अपनी बर्थ पर रखा। अब कोई स्टेशन आया, मुझे पानी भरने उतरना है। अब मैं ये रट के गया हूँ ना, तो मैं ये कहूँ ट्रेन में बैठे बैठे अपने आप से कि चलो मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं इन सबको सुखी करना चाहता हूँ, ये सब सुखी होना चाहता है, ये सब मुझे सुखी करना चाहते हैं, तो मेरा सामान कौन चुराएगा? तो करके उतर गया मैं पानी भरने। वापस आया तो सामान नहीं था अपना, उठा के ले गया कोई। फिर हम क्या कहेंगे? जो नित्या गलत समझाती, तो सामान चोरी हो गया है चाहना के चक्कर में। इसमें गड़बड़ कहाँ हुई? मतलब अपन ने चाहा तो सही है, पर योग्यता में कमी कर दी अपन ने कहीं ना कहीं। लापरवाही तो अपनी है ना, अपने योग्यता में सही वो अपनी तो है कमी, बट देखिए जैसे हम दूसरों की योग्यता को देख करके उसकी चाहना मान लेते हैं, वो गलती है। वैसे ही हर बार उसकी चाहना देख के उसको उसकी योग्यता हर बार नहीं मानना चाहिए। आप लोग विमान में बैठे हो और आपको पता है कि चलो वंदन आ रहा है, और मैं कहूँ भाई आज तो भाई प्लेन उड़ाएगा, तो थोड़ी ना मुझे कैबिन में बैठने दोगे आप लोग। भाई तुम शिविर लो, प्लेन उड़ाना तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो ये गड़बड़ ना हो, ये पहले से मतलब फिर बाद में डाउट होता है हमको कि यार हम तो ये चाहना को सही मान के लोगों को ट्रस्ट करने लगे और हम तो हमारे साथ तो धोखा होने लगा। तो ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, हर व्यक्ति हमको सुखी करना चाहता है, लेकिन अभी उसका सुख उसको कहाँ दिख रहा है और वो मेरे साथ क्या करेगा, वो उसकी योग्यता पर डिपेंड करता है। तो जब तक हम योग्यता को नहीं जांचे हैं तब तक उसकी चाहना पर विश्वास है पूरा, उसकी योग्यता पर विश्वास नहीं है। अभिवंदन कुछ शिविर लेगा, हमारे कोई प्रश्न है तो उत्तर कुछ बता पाएगा, ये विश्वास है। लेकिन ये प्लेन उड़ा लेगा, प्लेन उड़ाने की योग्यता है, ये विश्वास नहीं है। ठीक है। तो ट्रेन में जितने लोग साथ बैठे सब सुखी होना चाहते हैं, सब मुझे सुखी करना चाहते हैं, ये विश्वास है। लेकिन अभी सुखी होने के लिए वो सामान नहीं चुराएंगे, इतनी योग्यता उनकी है, ये विश्वास नहीं है। तो बहुत वो रिजिड हो करके भी चलने की ज़रूरत नहीं कि पूरी दुनिया ठीक ही है, हमको सुखी करना चाहती है ना। योग्यता को भी देखते रहना पड़ेगा कि योग्यता में भी कमियां हैं, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि आदमी गलत है।
इसका मतलब ये भी नहीं कि चाहना गलत है। तो यहाँ से यहाँ मिक्स कर दे तो भी गलत है, इसको यहाँ ले जाए तो भी गलत है। ठीक है, ये एकदम प्रैक्टिकल बात हो गई कि दोनों को अलग करके ही चलना पड़ेगा हर बार, कि कब चाहना को देखे, कब योग्यता को देखे। कि चोर अगर मेरी बाइक चोरी कर लेता है, ठीक है, वो उसके सुख के लिए कर रहा है, हाँ। तो यहाँ पे मतलब वो भी सुखी ही होना चाहता है। हाँ। तो यहाँ पे उसकी किसकी योग्यता में कमी है फिर? देखो, ये जो आपने अभी बताया ना लापरवाही हम कर रहे हैं, वो भैया ने भी बताया कि हमारी योग्यता में कमी थी, वो तो थी, उसकी भी योग्यता में कमी है कि उसको सुख ठीक जगह नहीं दिख रहा। हमारी भी योग्यता में कमी है कि हम उसकी चाहना को उसकी योग्यता मान लिए। अच्छा, मानना भी वो वही ना। मानना हमारी योग्यता में कमी हो गई। हाँ, हम उसकी चाहना को उसकी योग्यता मान लिए। जैसे योग्यता को चाहना मान लेते हैं वो भी गड़बड़ है, चाहना को योग्यता मान ले वो भी गड़बड़ है। तो यही समझ में नहीं आ रहा चाहना और योग्यता में। ठीक है, सिंपल करता हूँ। जैसे हमने कहा कि कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है हमसे, तो उसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे वो खुद सुखी नहीं है, सुखी होने की योग्यता नहीं है, हमको सुखी नहीं कर पा रहा। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि वो चाहता ही नहीं हमको सुखी करना और वो खुद सुखी होना नहीं चाहता। ये हमने पहले देखा कि वो कर नहीं पा रहा सुखी और हो नहीं पा रहा सुखी। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी चाहना नहीं, जैसा अपना है, हम जी नहीं पा रहे सुख से, हम सुखी कर नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहते नहीं हैं। वैसे ही हमको ये पता है कि हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, सामने वाला जो है वो भी सुखी होना चाहता है, मुझे सुखी करना चाहता है, लेकिन अभी वो कुछ गलत नहीं करेगा, वो उसकी चाहना पे नहीं, उसकी योग्यता पे डिपेंड करता है, वो कितना समझदार है उस पर। तो कोई सामान चुरा, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी चाहना गलत है, लेकिन उसकी योग्यता नहीं है, उतनी समझ नहीं है, तो वो कर भी सकता। ठीक है, हाँ माइक। मतलब एक घटना में तो जैसे ऐसा है कि मैं भी अपनी चाहना देख रहा हूँ, मैं भी सामने वाले की चाहना देख रहा हूँ। तो जैसे शिविर में घटी घटनाओं को देखते हैं तो पहले दिन हलवाई से खाना थोड़ा बिगड़ गया, तो चाहना तो ठीक ही थी, योग्यता नहीं थी। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि मैं बच्चों को पढ़ाना तो चाहता हूँ, जबकि योग्यता नहीं है सही व्यवहार कर पाने की। ऐसा इसको लंबा कंटिन्यू नहीं कर सकते, हर बार नहीं कह सकते कि यार मेरी चाहना तो है लेकिन योग्यता नहीं है। हाँ, तो मतलब जैसे 2-3 बार हुआ, 3-4-5 बार हुआ, फिर अपनी योग्यता पर भी देखना चाहिए कि जैसे कि वो घटना हुई चोर वाली, तो वहाँ भी देखना पड़ेगा कि मैं किस व्यवस्था में हूँ। जैसे अगर हलवाई दूसरे दिन भी पूरा खाना बिगाड़ देता तो अब संभावित है कि हम हलवाई को हटाते जी, जबकि हलवाई ने खाना नहीं बिगाड़ा या जो भी स्थिति रही है ना। तो यहाँ ये है कि जो जिस स्थिति में, जैसे मेरी योग्यता नहीं है कि मैं खाना बना सकूं, जी, तो वहाँ मैं अपना योग्यता वाला पक्ष देख के सामने वाले की चाहना को उससे मैच करके हाँ। फिर आगे बढ़ूँगा। ठीक बात है। ठीक बात बाकी है। अभी मेरे को स्कूल में पढ़ाना नहीं आता और मैं सुनील जी को बोलूँगा मेरी योग्यता नहीं है तो मेरे को पढ़ाने दो, और हाँ। मैं बच्चों को मार रहा हूँ, बच्चे चिल्ला रहे हैं क्लासों में, तो वो संभव नहीं है, ऐसा हाँ, लगता ठीक बात है ना। तो दोनों हाँ। स्थितियों में ठीक कनेक्ट होता है। नहीं, एकदम ठीक बात है। तो देखिए, विश्वास करेंगे कि हर मानव सुखी होना चाहता है, वो चाहना पे विश्वास करेंगे। जब भी जीने का कोई कार्यक्रम बनाएंगे और जो एक दूसरे से अपेक्षा करेंगे वो हम योग्यता के आधार पर करेंगे। जो अपेक्षा का एक प्रश्न पूछा था ना कि संबंध में अपेक्षाओं को कैसे तय, हम अपनी चाहना को देख के, दूसरे की चाहना को देख के उससे कुछ अपेक्षा कर लेते हैं, वो अपेक्षा उससे पूरी होनी नहीं है। तो अपनी योग्यता देखनी चाहिए, सामने वाले की योग्यता देखनी चाहिए, फिर अपेक्षा सेट करनी चाहिए। बहुत संभाल के चलने की ज़रूरत है इन बातों में, शुरू में अभ्यास करते वक्त। हाँ, जो मुरली कह रहा था कि हलवाई की चाहना अच्छी है, उस पर डाउट करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो नहीं बना पाया पहले दिन, दूसरे दिन भी बिगाड़ दिया खाना। तो ये बताता है कि हमारी योग्यता कम थी कि हम ये देखते हुए कि 100-125 लोग बाहर से आ रहे हैं, वो दिन भर सुनेंगे, उनको भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, वो इस विश्वास में आ रहे हैं कि हमारी योग्यता है कि हम रहने की, भोजन की और कार्यक्रम की सारी व्यवस्था अच्छी कर देंगे। अब
हमने एक हलवाई जिसकी योग्यता नहीं थी 100 लोगों को खाना ठीक बनाने की, उस पे उसको योग्य मान लिया, तो ये उसमें वो प्रतिभा नहीं थी, उसमें वो योग्यता नहीं थी, उसको मैंने पहचाना नहीं, तो ये भी मेरी अयोग्यता है ना। हाँ वही। तो अगर हमने हलवाई ठीक नहीं चुना तो ये भी अपनी कमी है जिसको सुधारना है, अपनी योग्यता को बढ़ाना है, यूँ है। हेलो हाँ भैया, यही सेम चीज़ अभी जो पूरा लंच का ब्रेक था उसमें यही चल रहा था दिमाग में हाँ कि हम चाहना नहीं देख के और योग्यता हमें पता ही नहीं होती है, फिर हम कुछ अति अपेक्षा कर लेते हैं, फिर अति अपेक्षा करने के बाद में पता पड़ता है कि नहीं, हमने गलत अपेक्षा की थी, सामने वाले की योग्यता से ज़्यादा अपेक्षा कर ली थी। हाँ ऐसा ही है, फिर हम कहते हैं अपेक्षा ही दुख है। हाँ, पर इतना तो पता पड़ा। फिर उसके बाद ये भी चल ही रहा था साथ में, जो अभी सुनील भैया ने बोला कि किसी और की योग्यता देखने के लिए हम में भी वो योग्यता होगी, तभी हम देख पाएंगे और तभी हम सही अपेक्षा कर पाएंगे, फिर सही अपेक्षा से हम एक्चुअल में विश्वास में आ पाएंगे। तो जब तक हम में वो योग्यता नहीं आ रही कि हम सामने वाले की एक्चुअल योग्यता देख के उससे अपेक्षा कर पाएँ, हाँ। तब तक तो हम अविश्वास में ही रहेंगे। फिर यही सेम चीज़ मतलब ऐसे लगा कि हाँ, मैंने इससे भी अति अपेक्षा की, इनसे हाँ, भी अति अपेक्षा हाँ। की, ऐसे 2-3 जगहों पे मैंने अति अपेक्षा कर ली, क्योंकि मैं जी। सामने वाले की योग्यता को नहीं देख पाई, क्योंकि मुझ में योग्यता नहीं थी। तो ऐसे जब तक मुझ में सामने वाले की योग्यता को समझने की योग्यता नहीं आ जाएगी, तब तक मैं ऐसे अविश्वास में और अति अपेक्षा में जीती रहूंगी। फिर तो ऐसा ही ऐसे होगा, ऐसा ही होगा। इसलिए तो समझ की आवश्यकता है, समझ पूर्वक ही भाव स्थिर हो पाते। समझ नहीं है तो मैंने वही कहा ना, हम भाव विचार को स्थिर करने की बात करें, वो बेसलेस नहीं है। तो ऐसे ही नहीं कह रहे कि सभी पे विश्वास कर दो, उसका एक सटीक बेस बना रहे। समझना चाहते हैं उसको कि सही में विश्वास है क्या, उसको समझे, चाहे योग्यता को समझे, उस पर ध्यान दे, फिर विश्वास को उस पर स्थिर करने का काम करे। ऐसे ही नहीं कि विश्वास स्थिर कर ही दो, है ना, ऐसा नहीं है। तो जब तक समझ नहीं बनेगी तब तक भाव विचार के ऊपर कोई काम हो नहीं पाएगा। हम बस उसको देखेंगे और परेशान होते रहेंगे, इतना ही होगा। ठीक है ना। दूसरा महत्वपूर्ण भाव है सम्मान, जिसके ऊपर ही हम थोड़ा थोड़ा अभी जा रहे, और ये क्रम से होता है। पहले विश्वास होता है, फिर ही सम्मान हो पाता है। विश्वास कैसे होता है? तो हमको उसकी चाहना पर यकीन है। अब हम उसका आकलन करते हैं कि अभी कितनी समझ है, अभी जितनी समझ है उस समझ को पहचाना और उस अनुसार उसके साथ जिया, ये उसका सम्मान किया। ये स्पष्ट हो रहा है? पहले किसी की चाहना पर हम मतलब वो सुखी होना चाहता है, वो सुखी करना चाहता है, वो सुखी हो सकता है, उसमें सुखी होने की क्षमता है, ये सब विश्वास में है। अब उस विश्वास के साथ उस व्यक्ति का आकलन किया, मतलब उसको जांचा परखा कि कितनी समझ है उसकी, अभी कितना कर पाया है, वो योग्यता उसकी कितनी है, उसके बारे में हमको पता चला। उस आधार पर हमने उसके साथ जीने का कार्यक्रम बनाया, मतलब उसके साथ जिए, उसकी योग्यता को सटीक सटीक पहचान कर, ये हमने उसका सम्मान किया। जैसे कोई पायलट आए, हमको उसकी योग्यता का पता है कि वो विमान उड़ा सकता है, उसको हम विमान चलाने दे, बस यही उसका सम्मान है। फिर कहाँ उसको फूल हार पहना के शाल ओढ़ा के अंदर ले जाने की ज़रूरत है? वो सब एक अभिव्यक्ति के तरीके है कि जहाँ समाज अपनी अभिव्यक्ति भी दिखाता है कि भाई हम इस व्यक्ति को सम्मानित कर रहे हैं, वो ठीक है। बट कहने का तात्पर्य है कि हम जो रोज़मर्रा के जीवन में भी जो जीते हैं, जहाँ हम एक दूसरे की किसी बात में श्रेष्ठता है तो उसको उस काम के साथ में मतलब उसको स्वीकारते हुए जीते हैं, तो हम उसका सम्मान कर रहे हैं। हम उसको नहीं स्वीकारते, हम उसका अपमान कर रहे हैं। सबसे बड़ा अपमान क्या है? तो हम उसको यही मान लेते हैं कि ये मुझसे अलग है, ये मेरे जैसा नहीं है। ठीक है, हर कोई, आप मेरे जैसे हो, मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं अभी समझदार होना चाहता हूँ, मैं अभी सुखी होना चाहता हूँ, आप भी सुखी होना चाहते हो, आप भी समझदार होना चाहते हो, मैं भी सुखी हो सकता हूँ, आप भी सुखी हो सकते हो। इस बात को मानस में रखते हुए मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो आपको लगता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति हमसे सम्मानपूर्वक बात कर रहा है। यदि मैं यहाँ ये कहूँ कि आप लोग बुद्धू हो और आप समझ ही नहीं सकते, तो आपको लगेगा कि ये अपमान कर रहा है हमारा। ठीक है, आप लोग मुझसे कोई प्रश्न पूछते हो, यही मेरा सम्मान है, क्योंकि आप लोग ये
दिखाते हो कि भाई हमने ये आकलन किया कि आप में योग्यता है इस प्रश्न का उत्तर देने की, तो आप प्रश्न कर रहे हो, वो सम्मान है। आप लोग समझ सकते हो, वो मानते हुए, वो जानते हुए मैं आपके साथ में बात करता हूँ, वो आपका सम्मान है। तो इतना दिन शिविर कैसे चल पाया? हमने एक दूसरे की चाहना पे डाउट नहीं किया कभी। मैं जो भी बात बोला, आपने मेरी चाहना पे डाउट नहीं किया। कभी ऐसा हुआ आपको कि आदमी हमको परेशान करने आया है, हमको गलत रास्ते ले जाने आया? ऐसा नहीं हुआ। आपकी चाहना मतलब आपका जो आकलन रहा मेरी चाहना के बारे में, वो यही रहा कि ये सुखी होना चाहता है, हमको सुखी करने के लिए कुछ प्रयास कर रहा है। और सामने जब आप प्रश्न करते हो तो मेरा कभी आपकी चाहना पे डाउट नहीं हुआ कि ये तंग करने के लिए पूछ रहे, या ये समझ नहीं सकते, समझना नहीं चाहते, बस परेशान करने के लिए पूछ रहे। तो ना आपने मेरी चाहना पे डाउट किया, ना मैंने अपनी चाहना पे डाउट किया। तो विश्वास अपना बना रहा। मैंने इसी भाव के साथ में बात को रखा कि आप लोग समझ सकते हो, आप लोग मेरे जैसा ही हो, मुझसे अलग नहीं हो। तो आपको लगा कि ये हमारा सम्मान हो रहा है। आपने भी मुझे इसी भाव से सुना, इसी भाव से प्रश्न किए, तो ये आपने मेरा सम्मान किया। तो ये कितनी मधुरता से पूरा शिविर चल पाया कि हम परस्पर विश्वास को पहचान पाए, परस्पर सम्मान को पहचान पाए। शब्द उसको अब दे रहे हम, ये विश्वास था, ये सम्मान था। कर कब से रहे? पहले दिन से। ठीक है, तो सम्मान की परिभाषा क्या हुई? सम्यक मान सम्मान। सम्यक मतलब सीधा सीधा, जो जैसा है वैसा, उसको वैसा ही मान, उसको वैसा ही नापना, जो जितना है उसका वैसा आकलन कर पाना, वो उसका सम्मान है। और अपमान क्या हुआ? हम दूसरे को अपने से अलग मानते हैं। हम किसी को अपने से छोटा मानते हैं। हम ये मानते हैं कि मैं तो समझदार हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, इसको समझ नहीं है, ये नेष्ठ है। श्रेष्ठ का विरोधी नेष्ठ। मैं समझदार हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये नेष्ठ है, इसको समझ नहीं है, तो हमने उसका अपमान किया। दूसरा उसका पक्ष ये भी दे सकता है कि जब हम ये माने कि ये सामने वाला बहुत श्रेष्ठ है, हमने उसको जो जितना था उससे बहुत ज़्यादा मान लिया और अपने को कम मान लिया, तो वो भी संबंध में सम्मान नहीं हो पाया। हम अपने को ज़्यादा मान लिए, दूसरे को कम मान लिए, तो भी सम्मान नहीं हो पाया, तो भी अपमान रहा दोनों पक्ष से। तो सही मूल्यांकन दोनों ओर से हो पाए एक दूसरे का, और दोनों को एक दूसरे की योग्यता का सही पता चल पाए, वही सम्मान है। ठीक है, जहाँ एक दूसरे की चाहना के ऊपर बिल्कुल डाउट नहीं करते, उस चाहना को देखते हुए, उस पर यकीन करते हुए हम एक दूसरे का सही मूल्यांकन कर पाते हैं, सम्यक मूल्यांकन कर पाते हैं, उसको हम सम्मान कहते हैं। जब विश्वास और सम्मान दोनों बन जाता है, तब उसके साथ में हमारी उस संबंध में जीने की स्वीकृति बन जाती है। जो व्यक्ति के पर हमको विश्वास है, जिस व्यक्ति का हम सम्मान कर पाए, सामने उस व्यक्ति का भी अपने पे विश्वास है, वो व्यक्ति भी अपना सम्मान कर रहा है, तो हम साथ मिलके कुछ कर पाते हैं, हम साथ मिलके कोई संबंध को निभा पाते हैं। उसी को कहते हैं स्नेह। उसकी चाहना पर हमको विश्वास है, उसको हमारी चाहना पर विश्वास है, हमको उसकी योग्यता के बारे में एक आकलन है, उसको हमारी योग्यता के बारे में एक आकलन है। तो इसके साथ में अब हमको लगता है कि हम दोनों जुड़े हुए हैं, हमारा कुछ जुड़ाव है, हम साथ मिलकर आगे चल सकते। तो इसको कहते हैं स्नेह का भाव। ठीक है, इसमें सम्मान में, स्नेह में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। हम सही मूल्यांकन नहीं कर पाए। यदि सही मूल्यांकन करें तो सम्मान है। हम उसको ज़्यादा मान लिए और वो जितना है उससे उसको बहुत अधिक मान लिए, हम जितना है उससे हम अपने को बहुत कम मान लिए, तो भी ये अपमान है। हाँ, लेकिन यदि ऐसी स्थिति है कि हम सही में बहुत कम है समझ में और सही में कोई हमसे ज़्यादा है, उसको स्वीकारते हैं, तो फिर वो सम्मान। भैया जैसे कि एक बात है कि अपन को सब सिखाते ही है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हाँ। ठीक है, लेकिन है ना, जैसे मैं कोई एल्डर है, लाइक मेरे दादा है, दादी है, वो है ना, मैं जो करना चाहती हूँ उसमें वो समझ नहीं रहे हैं, और हाँ। है ना, वो मेरे को लगातार रोके जा रहे हैं, डांटे जा रहे हैं, फिर और ज़्यादा करो तो पीटे जा रहे हैं। तो फिर वो सम्मान की जो भावना है वो तो अंदर से आती है ना, तो फिर उनके लिए सम्मान तो होगा नहीं, तो फिर ये मतलब कि सम्मान तो टूट नहीं सकता है। तो फिर मतलब सम्मान होगा कैसे? मतलब आप कह रहे हो करना चाहिए, तो मतलब होगा कैसे फिर?
ऐसा। मेहनत नहीं कहा करना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ इसको सम्मान कहते हैं। करना ना करना आपकी मौज है। तो फिर है ना उनके साथ में हमको बिहेव कैसे करना चाहिए कि लाइक वो ऐसे कर हाँ। रहे फिर भी अपन कैसे बिहेव करें, क्योंकि वो है तो बड़े ही है ना, तो फिर देखिए, उनके साथ सम्मान बड़ों का करना चाहिए कि सम्मान सभी का करना चाहिए? सभी का करना चाहिए। सभी का करना चाहिए। तो पहले तो ये निकल जाएगा कि बड़ों का ही सम्मान करना चाहिए, बड़ों का भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन सम्मान सभी का करना चाहिए। जो हमसे छोटे हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, जो हमारे जितने हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। और सम्मान का मतलब ये बताया कि उनकी जितनी योग्यता है उस योग्यता को पहचान कर हम उनके साथ जीने का कोई कार्यक्रम बनाते हैं। अब आपके जो भी बड़े हैं उनकी योग्यता जितनी है उस योग्यता को, उतनी योग्यता को आप पहचान लो और उस योग्यता के साथ उनके साथ कैसे चला जा सके वो आप कार्यक्रम बना लो, वो सम्मान है। उनकी जितनी योग्यता है उसको स्वीकारें और वहाँ से आगे चलने का कार्यक्रम बनाए, वो सम्मान है। वो जहाँ है उसको हमने वहीं पर पहचाना और उनको वहाँ से आगे ले जाने का कार्यक्रम बनाया कि हम सब समझदार हो सकते हैं। तो ठीक है। फिर भैया जैसे स्नेह है तो मतलब अगर चलो सम्मान भी हो गया, मतलब कि जैसे वो है वैसे एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन उनकी कुछ हरकतें ऐसी होती है कि फिर ना स्नेह तो होता ही नहीं है, तो फिर मतलब सम्मान की स्वीकृति नहीं है, फिर उसका मतलब ये हुआ। हाँ, तो मतलब स्नेह नहीं है ये पहचानने में कैसे आता है? आपने कहा स्नेह नहीं है, ये आपने पहचान लिया, कैसे पहचाना? वो तो अपने अंदर से पता चल जाता है ना कि मुझे उसके लिए स्नेह नहीं है। हाँ ठीक है, घर में रह रहे हैं, उनका सम्मान करना है अपन संबंध की को। स्वीकृति नहीं है। तो वो संबंध की स्वीकृति मतलब स्नेह है नहीं है उसको कैसे देखेंगे ना, तो उसका एक इंडिकेटर ये है कि उस संबंध को निभाने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़ रहा है वो आपके लिए बोझ नहीं बन रहा, तो आप स्नेह के भाव में हो। उस संबंध को चलाने के लिए जो कुछ करना पड़ रहा है वो आपके लिए बोझ है, मतलब वो स्नेह नहीं है, वो बोझ ही है आपके लिए। तो फिर है ना अगर मैं बोझ मान लूँ तो फिर मैं लॉन्ग टर्म तक सही काम से नहीं रह नहीं कर पाऊंगी ना। पाओगे, हाँ, दुखी होगे। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, स्नेह पहचानने में कैसे आता है? स्नेह मतलब संबंध को चलाने के लिए जो कुछ करना बनता है वो करना हमको बोझ नहीं लगता, वो खुशी खुशी करते हैं, तो वो स्नेह है। जैसे वो कहानी सुनी है ना, सभी ने सुनी होगी, एक बच्ची अपने भाई को उठा के पहाड़ पे चढ़ रही थी, है ना। उस पूछा किसी ने कि इतना बेटा भार उठा के चलती हो, तुमको ये भार नहीं लगता? तो कहती है भार थोड़ी है, तो भाई है। तो जब आपको वो संबंध की जिम्मेदारी उठाना बोझ नहीं लगता तो वो स्नेह है। संबंध की जिम्मेदारी उठाना आपको बोझ लगने लगे कि हर बार मुझे ये करना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता है, मैंने ये किया, उसका हिसाब भी रखते हैं मन में, फिर वो स्नेह नहीं है। ठीक है। पहला देखा विश्वास, फिर देखा सम्मान और फिर देखा स्नेह। आगे तो सभी हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि ये लास्ट सेशन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा एक बात की और थोड़ा अच्छे से ध्यान दे ले। ये 3 दिन हमने साथ में बिताए यहाँ पर, सबको अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, एक अच्छा वातावरण रहा। यहाँ हमको लगा कि काफ़ी हद तक हमारे भाव, हमारे विचार ठीक रहते हैं, हमारा कोई विरोध का, कोई किसी से शिकायत का भाव नहीं बनता। यहाँ सब लोग के ऊपर हमको भरोसा है, सब समझने के लिए आए हैं, सब इस सब बात को समझना चाहते हैं, सब न्यायपूर्वक जीना चाहते हैं, ये सब हमको यहाँ भरोसा है। हम अच्छे से यहाँ एक आरामदायक स्थिति में रह पा रहे हैं और ये सारी बातें हमको स्वीकार हो पा रही। लेकिन ज़िंदगी क्या इस हॉल के अंदर ही है? ज़िंदगी इस 3 दिन के लिए ही थी। अभी हम बाहर भी जाएंगे और घर पर वापस जाएंगे। शिविर तो आप लोग करके आए हो, घर पर थोड़ी ना कोई शिविर करके आया। बदलाव कुछ हुआ होगा 3 दिन में, किस में बदलाव हुआ? अपनी समझ में बदलाव हुआ। घर में कोई बदलाव हुआ होगा, या जहाँ काम करते हो वहाँ कोई बदलाव हुआ है? नहीं हुआ है। जहाँ पर रहते हो उस सोसाइटी में बदलाव कोई हुआ? नहीं हुआ। तो जाना उसी वातावरण में है वापस जहाँ से आए 3 दिन पहले। तो इम्पोर्टेंट क्या है? हम ये भाषा लेकर जाए और वहाँ जा कर के फिर वही समस्याएं झेलने लगे,
या यहाँ से कुछ प्रैक्टिस के ऐसे मुद्दे लेके जाए जिसको हम वहाँ जाके प्रैक्टिस करके अपनी योग्यता बढ़ा पाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना। हर बार शिविर करना हमको अच्छा लगता है, शिविर करके वापस तो वहीं जाते हैं और फिर वही रोना धोना चलता है। तो कुछ ऐसा लेकर के जाए शिविर से कि जिससे वापस जा कर के हम इस प्रैक्टिस को कर पाए और अपनी योग्यता को सही में बढ़ा पाए। ये एक अच्छा वातावरण था, अपने भाव विचार इस वातावरण में सही चले। जितने भी लोग थे सभी के भाव विचार इस वातावरण में सही चले। जहाँ घर पर जाएंगे या काम की जगह पर जाएंगे या कहीं जहाँ सोसाइटी में रहते वहाँ जाएंगे, वहाँ हो सकता है कि इससे अच्छा वातावरण भी हो सकता है कि इससे बुरा वातावरण भी हो। तो उसमें सबसे पहला ये है कि हम स्वत्व को पहचान। स्वत्व मतलब अपने आप को, अपनेत्व को, अपनत्व को। तो जो हम ये पहचाने ना, सब ये स्वत्व को पहचानने का काम किया कि मैं कौन हूँ, मेरा अपना मैकेनिज़्म क्या है, मेरे भाव विचार कैसे चलते हैं, कैसे ठीक हो पाए। हम स्वत्व को पहचानने का काम करें, हम अपने को पहचानने का काम करें। उसके आधार पर हम अपने बारे में समझें और अपने बारे में समझ के साथ में हम अपने भाव विचार को ठीक किए। जो यहाँ हमने बताया था ना कि जैसे जैसे इच्छा को हम अपने में पहचान पाते, अपने त्व को पहचान पाते, अपना लक्ष्य क्या है, वैसे वैसे हम विचार को, आशा को ठीक से चला पाते हैं और जो आउटपुट निकलता है, जो व्यवहार कार्य हमसे होता है वो सही सही हो पाता है। तो हम स्वतंत्र हो पाते हैं, हम ही अपने को तंत्रित करते हैं, कोई बाहर से हमको तंत्रित नहीं करता। ठीक है। ऐसे समाज में देखें, ऐसे परिवार में जहाँ वातावरण हमको लगता है कि थोड़ा ठीक होने की ज़रूरत है, हम कम से कम ये कर सकते हैं कि हम अपने त्व को पहचाने, अपने व्यवहार कार्य को, अपने भाव विचार को नियंत्रित करें कि जिससे उस वातावरण में कम से कम हमारे कारण कोई अराजकता पैदा ना हो। मतलब सिंपल मुद्दा है। ऐसे ही घर में हम जितना जिए, समाज में जितना जिए, काम की जगह जितना जिए, हमारी वजह से कोई अव्यवस्था पैदा नहीं हो रही, हम अपने में व्यवस्थित है। ये एक पहला मुद्दा हुआ कि हम स्वत्व को पहचाने हैं और हम स्वतंत्र हैं, हम अपने अनुसार ठीक से जीते हैं, हम अपने भाव विचार को ठीक बनाए रखे हैं। और ऐसे जीते जीते हम अपनी योग्यता जब बढ़ती है तब एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हम वातावरण से प्रभावित होने के बदले वातावरण देने योग्य हो जाते हैं। तो वातावरण बनता कैसे? ये वातावरण कैसे बना? ये लाइट पंखों से, दीवारों से बना? हम लोगों से बना। हम लोगों ने समझने में मन लगाया, हम लोगों ने प्रश्न किए, हम लोगों ने इस वातावरण को बढ़ावा दिया, तो ये वातावरण बना ना। तो ये प्रकृति का वातावरण ठीक है अपनी जगह, ये बिल्डिंग मटेरियल उसका वातावरण ठीक है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा वातावरण है? मानवकृत वातावरण, जो मानव के द्वारा पैदा किया जाए। तो हम उस वातावरण के प्रभाव में ना आए पहले तो, और अपने समझ को बढ़ाने का, अपने भाव विचार को स्थिर रखने का, उसके आधार पर अपने व्यवहार कार्य को ठीक रखने का भाव काम कर सके। दूसरा यह है कि अपनी समझ उस लेवल की बने, उसके बाद हम वातावरण प्रोवाइड करने की जगह पर आए कि कोई हमारे साथ आ रहा है, बात कर रहा है, तो उसको शांति मिल रही, उसको लग रहा है इसके साथ बात करना अच्छा है, उसको लग रहा है इसके साथ एक आध दो दिन गुजारने में सुकून मिलता है। ठीक है। तो ऐसे जब हम करते हैं तो हम जो ठीक हुए, हम स्वत्व को पहचाने, हम स्वतंत्र हुए और हमारी जो खुशी है, हमारा जो व्यवस्था में जीना है, उसको हम बाकी लोगों को वातावरण रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसको हम कह रहे हैं, हम अपना वैभव फैला रहे हैं, अपनी समझ का वैभव फैला रहे हैं, उसी को कह रहे हैं स्वराज्य। ठीक है। तो ये एक क्रम है पूरा। पहला है हम अपनी समझ पर काम करें, जो कुछ हमने शिविर में किया। अब आप जाकर के इस पर सोचते रहोगे, लोगों से चर्चा करते रहोगे, मनन करते रहोगे, और जो भी वातावरण है उससे अप्रभावित रह करके हम स्वतंत्र रहने का प्रयास करें। और एक समय के बाद अपनी योग्यता बढ़े तो हम वातावरण देने की जगह में आए और अपनी समझ के वैभव को फैला पाए। ये ठीक बात है। तो ये एक अपनी जर्नी अभी हमको दिखती है। हम स्वत्व को पहचान पाए, सही मायने में स्वतंत्र हो पाए और स्वराज्य को फैला पाए। मेरी ओर से मुझे लगता है कि एक इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा अभी बताता हूँ, बाकी आप लोग बताइए इस पे क्या लगता है या इसके अलावा क्या लगता है आपको। भैया एक बार स्वत्व वापस बताओ ना। हाँ, जैसे लोहा होता है,
उसको समझते हैं तो कहते हैं लोहत्व को समझे, गाय है तो गायत्व को, मतलब गाय का जो होनापन है उसको, हम मानव है मानवत्व को समझे, मतलब हम स्वत्व को समझे, मानव के होनेपन को, एग्जिस्टेंस में मानव क्या रियलिटी है, क्या एंटिटी है, उसका होना कैसे है, उसका रहना कैसे है, ये चीज़ें पकड़ में आए, मतलब हम स्वत्व को समझे, अपनेत्व को समझे। भैया पहले शिविर में तो जैसे ही मैं इंफॉर्मेशन लेके आई तो घर पे जाके ऐसा किया, अभी सुबह की बात से और अभी बात रिलेट कर पा रही हूँ कि जैसे ही गई घर पे और ये मैं ठीक हो जाऊँ, दूसरा ठीक हो जाए और दुनिया ठीक हो जाए, इसमें मैं दूसरे पे आ गई, यानी कि मम्मी पापा को ठीक करूँ इस वाली चीज़। पर अब रिलेट कर पा रही हूँ कि काम खुद पे करना है, खुद ठीक हो जाऊँ, सारे में यही है। एकदम ठीक बात। भैया एक तो ये रिएक्शन और आउटसाइड और रिएक्शन इनसाइड और रेस्पॉन्स, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान गया, तो इस पे वर्क करना है एक तो। ठीक बात है। और एक ये मतलब ध्यान में रखना है कि मैं ठीक हूँ तो सब ठीक है, दूसरा भी ठीक है। पहले खुद पे ही वर्क करना है। दूसरा और ये चाहना और योग्यता, अगर मेरी खुद की योग्यता है तो मैं दूसरे को भी समझ पाऊंगी, अगर मेरी खुद की योग्यता ही नहीं है खुद को समझ पाने की तो मैं दूसरों को, किसी भी संबंध को नहीं समझ पाऊंगी। ठीक बात है, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों को क्या लगता है किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? हेलो। हाँ भैया एक बात पे ये ध्यान गया कि अब हम जो भी काम की शुरुआत करते हैं या फिर कोई भी काम करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में हम आशा और इच्छा में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे हमारे को चित्रण को सही करने की ज़रूरत होती है। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर उसके आगे की भी चीज़ होती है, लेकिन अभी के लिए जहाँ तक अपन ने कवर किया है तो वहाँ पे चित्रण अगर वहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आएंगे तो मेरे को लगता है कि वो स्टेप बाय स्टेप सही चीज़ हो जाएगी। वो हर चीज़ में हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उस चीज़ को। ठीक बात है, ठीक बात है। एक चीज़ ये भी है कि ध्यान सिर्फ शरीर पे ही रहता है, उस ध्यान को मैं पर भी लगाना है और शरीर से पूरा वो नहीं लेना है, मैं को भी महत्व देना है। ठीक बात है। शरीर का ही सारा महत्व नहीं है। एकदम ठीक बात। भैया मतलब मेरे को अभी लगता है कि मेरे ऊपर जो अब काम स्टार्ट होगा तो मेरे को लगता है कि जब मैं पहले बोलती थी ना कि मैं जीवन हूँ, मतलब जीवन अलग है शरीर अलग है, तब एक तरह से तो मैं जीवन को भी अलग ही देख रही थी कि हाँ जीवन है शरीर है। तो मुझे लगता है कि पहले मुझ में वो स्वीकृति हो जाए कि मैं ही जीवन हूँ। तो अभी शिविर के बाद या मतलब मैं खुद का वातावरण बना पाऊँ एक, जिसमें मैं ये स्वीकार कर पाऊँ पहले कि मैं ही जीवन हूँ। ठीक बात है, इसलिए हम उसको भी सिर्फ मैं ही कहा। हाँ पीछे दीजिए। एक तो हमें चाहना और योग्यता का अच्छे से समझ में आया है कि बच्चे तो पढ़ना तो चाह रहे हैं पर हमारी योग्यता नहीं रहती है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, पर हम ये ब्लेम करते हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आया कि हम हमारी योग्यता इस तरीके से बढ़ाएं कि बच्चे पढ़ पाएँ। ठीक बात है। भैया एक मेरे साथ एक प्रॉब्लम स्टार्टिंग से रहती थी कि मैं कुछ बोलना कुछ चाहती हूँ और आगे कुछ और चला जाता है, मतलब अगला इंसान कुछ और ही समझ जाता है। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आया कि जब मैं ये सारी क्रियाएं समझूंगी तो मुझे पता चलेगा कि प्रॉब्लम आस्वादन में हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। जब मैं तुलन करके देखूंगी तो मुझे ध्यान पड़ेगा कि ये अच्छा इधर ये ऐसे गड़बड़ हो गई, तो वहीं थॉट में करेक्ट हो जाएगा, तो मैं आगे उसको और क्लैरिटी से ढंग से बताने की कोशिश करूंगी। ठीक बात है, ये चीज़ बहुत अच्छी मिली यहाँ से। बढ़िया। ठीक है, एक और तरह का फॉर्मुलेशन है जिसको हम जस्ट एक बार देख लेते हैं। संबंधों में जीने के बारे में हो, चाहे अपने में जीने के बारे में हो, अपने साथ में, तो हम में सतत इच्छा विचार आशा होता रहता है ना। ये हमने देखा पहले, इच्छा विचार और आशा ये अपने में सतत चलता रहता है। तो ये एक तरह से कहे ये प्रोसेसिंग यूनिट है, जहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह से पूरा प्रोसेस होकर के आउटपुट निकलता है।
आउटपुट किस बात का निकलता है? तो वो निकलता है व्यवहार का, कार्य का, व्यवस्था में भागीदारी का। तो ये ऑपरेट कहाँ में बात कहाँ से जाती? यहाँ से आउटपुट निकलता है, या तो हम व्यवहार करते, कार्य करते, व्यवस्था में भागीदारी करते, लेकिन इसमें बात कहाँ से जाती है? एक है संवेदनाओं से, वो संवेदना के आधार पर इच्छा विचार आशा को किया और उसका व्यवहार या कार्य, कार्य या व्यवहार किया। वैसे ही हमने बहुत कुछ देखा था उदाहरण, तो उन सबको मैं फिर रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरा कैसे चलता है? दूसरा चलता है मान्यताओं से। हमने जो मान रखा है, जैसे हमने मान रखा है कि मैं शरीर हूँ, तो सारा कुछ जो हम करते रहते हैं, इच्छा विचार आशा, वो ऐसे ही मान के करते हैं कि मैं शरीर हूँ और शरीर को सुखी करना मतलब मेरा सुखी होना, तो उसी आधार पर व्यवहार, कार्य या व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। दूसरा हम ये मान रखे हैं कि भाई मैं सामान्य से, सुविधा से सुखी हो जाऊं, तो उस मान्यता के आधार पे हम इच्छा विचार आशा को चलाते हैं और व्यवहार, कार्य, व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। एक और बात हमने ये मान रखी है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरे निष्ठ है, मैं समझदार हूँ, दूसरे मुझसे कम है। इस मान्यता के आधार पे हम इच्छा विचार आशा चलाते हैं और व्यवहार, कार्य, व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। तो तीसरा जो जगह है इसका, वो है समझ। जब हम इन बातों को अपने समझ में लाते हैं, इसको इच्छा विचार आशा में चलाते हैं, तब अपने व्यवहार, कार्य, व्यवस्था में भागीदारी में कुछ कुछ चीज़ें ठीक हो पाती हैं। तो जब भी यहाँ से चलेगा तो वो दुख देगा, जब यहाँ से चलेगा तो भी वो दुख देगा। लो कर ही लो दूसरे एरो भी और जब वो यहाँ से चलेगा तब वो हमारे लिए, तब यहाँ भी सुख की स्थिति बनी रहेगी, अपने इच्छा विचार आशा में आराम की स्थिति बनी रहेगी और हमारे व्यवहार, कार्य, व्यवस्था में भागीदारी भी ठीक होगा। तो ये क्या मुद्दा निकला कि जब जितनी भी ये हमने मैं की क्रियाएं देखी, सभी को एक साथ हम नहीं देख पाते। या तो हमने फोकस किया कि चलो मुझे आस्वादन देखना है, तो अभी हम आस्वादन के ऊपर ध्यान दे पाते। हमने फोकस किया कि हमको चयन देखना है, तो हम चयन के ऊपर फोकस कर पाते। हमने फोकस किया कि हमको विश्लेषण देखना है, तो विश्लेषण के ऊपर ध्यान दे पाते। तो हमारा जो निर्णय होता है वो तो सभी का मिला जुला होता है। तो ये निर्णय आया कहाँ से, उसको कैसे देखें? तो इन जनरल हम एक ये फॉर्मुलेशन भी करते हैं कि इन तीनों को मिला करके हम इच्छा विचार आशा को मिला करके कल्पनाशीलता नाम देते हैं। क्या कहते हैं? कल्पनाशीलता। तो इन कल्पनाशीलता के ऊपर ध्यान देना आसान है, क्योंकि मिला जुला जो भी हमको दिख रहा है, चयन आस्वादन दिख रहा है या तुलन विश्लेषण दिख रहा है या चित्रण दिख रहा है, उसको हम कहते हैं कि ये कल्पनाशीलता हमको दिख रही है। जैसे कल हमने आंखें बंद करी थी और वो सब एक्टिविटीज़ की थी, तो क्या होता है, हम आंखें बंद कर रहे तो कुछ कुछ कल्पना चलती है अपनी, नहीं चलती, उसको देख पाते हैं। वो क्या होता है, कहीं कोई विचार चलता है, कहीं कोई इच्छा चलती, कहीं कोई आशा चलती, उसको अलग अलग आइडेंटिफाई ना भी करे कोई बात नहीं। अभी हम मान लो आंखें बंद करें और हमको 1-2 मिनट के लिए जो भी दिखे मानस में, उसमें विचार कौन सा, उसमें इच्छा कौन सी, उसमें आशा कौन सी, ये भले ही ना पहचानने में आए, दिख तो रहा है, कल्पनाशीलता चल रही। अब उसके पीछे ये पहचाने कि ये कल्पनाशीलता कहाँ से चल रही है, संवेदनाओं से सुखी होने के लिए चल रही है, ये मान्यताओं से चल रही है, या समझ के आधार पर चल रही है। तो ये पूरी को जो हम 5 में देखे मैं की क्रिया को, उसको समेट करके यहाँ एक शब्द में कह रहे हैं कि कल्पनाशीलता को देखे, इच्छा विचार आशा को देखे। उसमें जहाँ हमको लगता है कि हम मान्यताओं से चल रहे हैं, कुछ मान लिया है, किसी ने कहा है, कहीं सुना हुआ है, उसको मान लिया है, तो उसके बदले समझ को स्थापित करने का काम करे, उसमें भाव की समझ को, स्वयं की समझ को, संबंध की समझ को। जहाँ हमको लग रहा है कि हम संवेदनाओं से सुखी होने के लिए कल्पना चला रहे, तो उसमें भी हम समझ को स्थापित करें। तो जैसे जैसे संवेदना और मान्यता के बदले समझ स्थापित होती जाएगी कल्पनाशीलता में, वैसे वैसे हम अपने में भी ठीक रहेंगे और अपना व्यवहार, कार्य, व्यवस्था में भागीदारी भी ठीक ठीक हो पाएगा। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो भी पूरा हमने देखा है, इसको समेट के यदि प्रैक्टिस करना हो तो प्रैक्टिस करने का एक ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। कम से कम मैं तो इसको अपने लिए काफ़ी उपयोगी पाया हूँ। हम इसको सतत देख सकते हैं। अभी आप सुन रहे हो, सुनते सुनते आपके अंदर कोई कल्पना चल रही कि नहीं चल रही? चल रही है। किस आधार पर चल रही है? अभी समझ के आधार पर चल रही। अभी आपको लगे कि यार
मतलब सुनते सुनते ये कल्पना चले कि ये क्यों बोल रहे हैं, अभी नींद आ रही है, सोना है, तो ये किस आधार पे कल्पना चली? संवेदना से। अभी सुनते सुनते आपको ये लगे कि ये क्या बातें बता रहे, इससे ज़्यादा अच्छा तो मुझे पता है, ज़िंदगी के बारे में मैं अच्छे जानता हूँ, तो ये मान्यता से चली। तो हमको एक बात ये देखनी कि कल्पनाशीलता चल रही है, दूसरा कल्पनाशीलता किस आधार पर चल रही, और तीसरा कल्पनाशीलता किस आधार पर चले तो मैं अपने में सुखी रहता हूँ, कल्पनाशीलता किस आधार पर चले तो मैं अपने में दुखी रहता हूँ। जैसे मेरा ये विरोध का भाव बन गया कि मुझे आप लोगों का विरोध करना है, ये कल्पना चली, ये किसी मान्यता से बन गई ये कल्पना, तो इसमें मैं सुखी रहूँगा कि दुखी रहूँगा? अपने में ये इच्छा विचार आशा है जो ठीक ठाक चलेंगे कि सब ऊटपटांग चलेगा? वैसे ही जब हमको लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरे मुझसे कम है, तो अपने में हम स्थिर रहते कि बहुत वो आवेश में आ जाते हैं? आवेश में आ जाते हैं। हमको जब लगता है कि हमको दूसरे का बुरा करना है तो हम आवेश में आ जाते हैं। जब भी हम संवेदनाओं से सुखी होने का प्रयास करते तब भी हम आवेश में होते हैं। तो तब हमको दिखता है कि जब संवेदना से, मान्यता से अपनी कल्पनाशीलता चलती है तो कहीं ना कहीं वो आवेश की स्थिति है, वो दुख की स्थिति है, और उससे हमने व्यवहार कार्य को ठीक से नहीं कर पाते हम। उसके बदले जब भी हम समझ के आधार पर कल्पनाशीलता को चलाएंगे तो हम आराम में रहते हैं, हम सुखी रहते हैं, और हम सुखी होकर के अच्छा व्यवहार, अच्छा कार्य, व्यवस्था में सटीक भागीदारी कर पाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और जोड़ना है, कुछ पूछना है, समझना है? मैं थोड़ा एक कंफ्यूज हो गया तो थोड़ा सा पूछूं क्या? हाँ पूछिए। मैं इससे पहले वाले भी सोच रहा था। हाँ। तो मैं थोड़ा कुछ बता रहा हूँ, उसमें फिर आप बताना कहाँ कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। कि जितने मानव के बीच में जितने संबंध है सभी सुनना भैया, है ना? तो जो वंदन भाई ने वहाँ बोला था कि हमको जो समझना है तो 3 चीज़ समझनी है। स्वयं को समझना है, जो कल समझाया था कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के साथ में मैं भी हूँ, है ना? दोनों अलग अलग है। आज हम समझ रहे हैं दूसरा पार्ट, संबंध को समझना, और तीसरा भी संसार को समझना जो अगले शिविर में आएगा, है ना? तो 3 ही चीज़ समझनी है, स्वयं को, संबंध को और संसार को। तो संबंध को समझने में आज आपने शुरू किया। संबंध जैसी पहचाना उसी क्षण आप भाव से भर जाते हो। आज समझाया अभी वंदन भाई ने कि कोई भी संबंध हो, हर संबंध में कोई भाव है। तो आपने बोला सारे संबंधों में मानव के बीच में जो मेन भाव है, मेन मूल्य, वो विश्वास का है। अब यहाँ मैं सोच रहा था, अभी पहले सुना था, भूल जाता हूँ थोड़ा, तो ये था कि भाई विश्वास को मैंने सुना था पहले कि विश्वास मतलब आशय की स्वीकृति। मुझे सामने वाले से के इंटेंशन, आशय मतलब इंटेंशन, चाहना, वो समझ में आ गई, स्वीकार हो गई, तो मेरे को विश्वास हो जाता था। फिर मैं सामने वाले से मिलकर कुछ काम कर सकता हूँ, विश्वास हो गया। जब तक विश्वास नहीं है तब तक इंटेंशन पे सामने वाले के, तब तक हम साथ मिलकर कुछ कर नहीं सकते। तो हर संबंध का आपने बताते मूल आधार जो है, वो भाव जो है, मूल्य है, वो विश्वास है। अब विश्वास में चाहना, जैसे भी अपने चर्चा करी थी 1 2 3 4, चाहना मेरी भी ठीक है, चाहना सामने वाले की, सभी की ठीक ही है, चाहना तो गलत होती नहीं है, तो इंटेंशन ठीक होता ही है, तो विश्वास कर ही सकते हैं। पर साथ में हमको योग्यता जानना जरूरी है कि उसकी योग्यता कितनी है। अगर जैसे आपने वो एग्जाम्पल दिया था, हवाई जहाज चलाना है और आपने मैं पूरा सुना नहीं था, आपने कुछ बोला भी मेरे पे लोग, मैं बोलूँ मैं चलाऊँगा तो लोग भरोसा ही नहीं करेंगे, नहीं यार तुमको थोड़ी आता है, तुम शिविर ले सकते हो, ये पायलट थोड़ी हो। तो योग्यता सामने वाले की कैसी है, हलवाई की योग्यता कैसी है, वो उसका सही आकलन करने के बाद ही हम विश्वास कर पाते हैं। उसके बिना अगर हम विश्वास करेंगे खाली चाहना के आधार पे, तो धोखा हो सकता है। जैसे पहले दिन इडली बिगड़ गई, इडली बन नहीं पाई, ठीक है ना? तो एक तो ये सही सोच रहा हूँ कि मैं कि हर संबंध का आधार मूल्य विश्वास, और विश्वास के लिए आपको चाहना तो, इंटेंशन तो सही होता ही है। तो जब मुझे मेरे इंटेंशन पे भरोसा है तो मेरे को स्वयं के प्रति विश्वास होता है, पर साथ में इंटेंशन तो हमेशा सही होता है, तो मेरे पे तो हमेशा विश्वास ही रहेगा। तो मुझे मेरी योग्यता कितनी वो भी मालूम होना जरूरी है साथ में, ठीक है ना? तो आपने 2 शब्द लिखे, चाहना और योग्यता।
ऐसी मुझे किसी पर भी यहाँ जो बैठे हैं उसकी चाहना तो सही है, उसकी योग्यता मालूम होगी, उसके आधार पर मैं विश्वास करूँगा, उसके आधार पर मैं उसके साथ काम करूँगा, जितनी योग्यता उतना काम दूंगा। योग्यता ज़्यादा दे दिया तो मैं निराश होऊंगा, बाद में दुखी होऊंगा। योग्यता जितना दिया तो काम हो जाएगा। ये कहना था आपका? ओके। तो अब दूसरा ये बताइए कि तो इसमें मेरे सवाल तो एक तो ये बना कि सुना तो ये था कि आशय की स्वीकृति मान लो विश्वास, आशय तो इंटेंशन होता, तो चाहना तो ठीक ही है, योग्यता इसमें बाद में आपने जोड़ दी, जो बात तो लॉजिकल लग रही है, तो थोड़ा इसको क्लियर करना। एक पहला सवाल। दूसरा ये था कि सम्मान आपने बताया, दूसरा जो मूल्य भाव जो हर संबंध में होता है, तो सम्मान अभी हम पैसे के आधार पर करते हैं, तो ज़्यादा पैसे वाले को ज़्यादा सम्मान दे देते हैं और कम पैसे वाले को सम्मान नहीं देते हैं। कई बार हम अपमान कर भी देते हैं, अरे तेरे को थोड़ी आता है यार, छोड़, तेरे बस की बात नहीं है, मैं करूँगा इसको। तो ऐसा करके अभी हमारा सम्मान का आधार जो पैसा होने से हम किसी का ज़्यादा सम्मान कर रहे हैं, उसकी अकल से भी ज़्यादा, योग्यता से ज़्यादा, किसी का कम कर रहे हैं पैसे के आधार पे, उसी से सारे संबंध में गड़बड़ हो रही है। तो जीवन विद्या ही कह रही है कि सम्मान का मतलब सम्यक मान, मतलब पूर्णता के अर्थ में मैं सामने वाले का सही मूल्यांकन कर लूँ, बराबर मूल्यांकन कर लूँ। अब पैसे के आधार पर नहीं करना है, योग्यता के आधार पे, समझ के आधार पे। तो कोई मेरे से आगे होगा, कोई मेरे से पीछे होगा। आगे होगा तो उससे मदद लेनी, जैसे वंदन भाई मेरे से आगे हैं समझ में, तो उनसे मदद लेनी, हम सुन रहे हैं सब, तो सम्मान कर रहे हैं उनका, उनसे हमको। तो सम्मान मैं ज़्यादा वाले का भी कर पा रहा हूँ, श्रेष्ठ वाले का, कम वाले का भी कर पा रहा हूँ। सही मूल्यांकन करके, बराबर मूल्यांकन करके ज़्यादा वाले से लेना है, कम वाले को देना है। इसमें सबका सम्मान हो गया, कोई अपमानित महसूस नहीं करेगा, इससे संबंध बनेगा और भाव से भरे रहेंगे, ऐसा ही ना? तो एक तो विश्वास वाला मुझे स्पष्ट करो यार कि वो विश्वास तो आशय की स्वीकृति थी, फिर ये योग्यता बीच में। एक्चुअली देखें ना तो अल्टीमेट विश्वास तो वो है कि जब हम आचरण पर विश्वास कर पाए। जैसे पदार्थ है ये सब, अब हमको इस छत पर विश्वास है कि ये गिरेगी नहीं, इसलिए तो बैठे हैं आराम से, ठीक है। तो ये उसके आचरण पर विश्वास कर पाए। जब आचरण को देखते हैं तब चाहना योग्यता वाला दोनों का भाग उसमें आता है। मानव के बारे में देखें तो चाहना योग्यता दोनों आएगा ना। माइक में बोलिए ना, पास पड़ा है तो फिर। नहीं, बढ़िया बढ़िया। मैंने देखा इनकी, मेरे को लंबा बोलना पड़ता है समझाने के लिए, ये कम शब्द में बोल देते हैं। श्रेष्ठ है ये इन्होंने एक लाइन में बता दिया कि आचरण की स्वीकृति ही विश्वास है। आचरण पे भरोसा है तो विश्वास करते हैं, तो फिर साथ मिलकर कुछ हो पाता है। लोहे के आँच में भरोसा है कि वो जवाब नहीं देगा तो छत नहीं गिरेगी, तो हम बैठ सकते हैं, वरना बैठ ही नहीं सके, है ना? ठीक बात है। तो आचरण की स्वीकृति है वो, ओके। बट इसको ना फिर ये कर हो जाता है उसमें कि आचरण हर किसी का भी अलग अलग है, तो विश्वास को पहचान पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपन यहाँ से लेते हैं कि चाहना पर विश्वास करें, और चाहना में विश्वास कर ही सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। तो चाहना तो सबकी अच्छी है, तो सब पर सुखी होना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं। हाँ, तो फिर सब पे विश्वास करेंगे तो फिर वो जो हलवाई वाली बात बताई ना मुरली ने, नहीं देखिए, सिर्फ विश्वास से काम नहीं चलता, सम्मान भी करना है। सम्मान करेंगे तो उसमें योग्यता का पता करेंगे ही करेंगे, और जीना जब होगा तो फिर वो सम्मान, विश्वास सम्मान दोनों से होगा, स्नेह भी आएगा उसमें। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब नहीं सही है, ये सही बात है। चाहना से, इंटेंशन से तो हमको विश्वास हो गया, और बाद में हम हर संबंध में सम्मान भी है, कॉमन ही है, हर संबंध में विश्वास भी है जी। चाहे वो माता पिता से हो, चाहे भाई से हो, चाहे मित्र से हो, चाहे साथी से, सम्मान स्नेह तीनों, स्नेह सब में कॉमन है। तो सम्मान भी हो गया, तो विश्वास से तुमको चाहना पे भरोसा वो समान है, और सम्मान से हो गया भी हमने बराबर मूल्यांकन कर लिया किसकी योग्यता कितनी है, उसके आधार पे ही उसके साथ जीने का कार्यक्रम बनाया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब क्लियर हो गया ये। और स्नेह आपने बताया कि किसी एक व्यक्ति से संबंध को पहचानना, स्वीकार करना, वो स्नेह है। वो विश्वास सम्मान होता है तो स्नेह हो ही जाता है। जैसे आपकी चाहना पर मुझे विश्वास है कि आप भला चाहते हो, भला करना चाहते हो, ठीक। आपकी योग्यता है कि आप शिविर कर सकते हो, आयोजन कर सकते हो, वो सब हो गया, ठीक है।
अब इसके साथ में मिलके हम ये शिविर कर सकते हैं, तो अपना एक संबंध ये बन ही गया, स्वीकृति हो ही गई। तो जब सही मायने में विश्वास होता है, जब सही मायने में सम्मान करते हैं किसी का, तो फिर उनके साथ संबंध की स्वीकृति बन ही जाती है अपनी, कि इनके साथ अब अपना जुड़ाव है ही, ये मेरे जैसे ही है और हमारी उपयोगिता पूरकता है, हम साथ मिलके कुछ अच्छा कर ही सकते हैं, ये निकलता ही है उससे कार्यक्रम, तो वो जुड़ाव बनता ही है, तो वही स्नेह है। ठीक है। तो विश्वास, सम्मान और स्नेह ये सब संबंध में हो गया, और वो ऐसा करने से काम ठीक चलेगा। ओके, इस पे मैं चाहता हूँ तो सुनो, सारा खेल यही है। एक तो मैं शरीर के अलावा अलग वास्तविकता हूँ, और फिर मेरा सबसे संबंध है। अभी एक बढ़िया बात बताया था तुम बीच में। हाँ। आज के 50 साल पहले तक ऐसा था, अभी भी जो 50 साल से बड़े उम्र के यहाँ हैं वो उन्होंने देखा होगा वो समय। पहले अपने बच्चे को गोद में खिलाने पे, माँ बाप अगर अपने बच्चे को गोद में खिला लें तो बुजुर्ग टोक देते थे, और कोई कोने की, मारवाड़ी में बोलते हैं, मेवाड़ी में यहाँ पे, और कोई कोने का मतलब है और कोई नहीं है कि घर में, मतलब अपने भाई के बच्चों को खिलाओ तो प्रेम रहेगा, परिवार संयुक्त चलेगा। ये 50 साल से ऊपर की उम्र के लोग जो भी है गांव के, खासकर उनको मालूम है, इस समय देखा उन्होंने। आज 50 साल में विकास के नाम पे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। अब अपने पेट से पैदा हुआ वो अपना है, बाकी भाई, चाचा, मामा, फूफा, जो भी रिश्ते, ये सब दुनिया है। दुनिया पराई है, पराई दुनिया से साम दाम दंड भेद से इकट्ठा करना है, और अपने पेट से पैदा हुआ उसके लिए छोड़ के जाना है। जिसने जितना अपने संबंध की दुनिया को समेटा है, उसी खुशी उतनी सिमट गई है। निरंतर खुश रहना है तो समझ लो, ये जिसने जितना अपने संबंध को समेटा है, खाली पेट से संबंधी रखा है, पेट से पैदा हुआ अपना, बाकी अपना नहीं है, तो उसकी खुशी सिमट गई है। जिसने जितना संबंध को फैलाया है, उतनी खुशी उसकी फैल गई है। जैसे मैं बिना घर जाए कह सकता हूँ, अधिकांश लोगों के घर पे परदादा का फोटो नहीं होगा, है ना। महावीर स्वामी का हो सकता है 2600 साल बाद भी, 2600 साल बाद भी जैन समाज के लोगों के घर पे महावीर स्वामी का हो सकता है, बौद्ध समाज के लोगों के घर पे महात्मा बुद्ध का हो सकता है, हिंदुओं के श्री राम श्री कृष्ण का हो सकता है। वो तो 6000 साल पहले हुए श्री कृष्ण, श्री राम का तो पता ही नहीं कितने साल पहले हुए, है ना, 10,000 साल जो भी बोल दो। तो ऐसा कैसे जो दादा परदादा हमारे लिए सब कुछ दुनिया से इकट्ठा करके छोड़ के गए, उनका तो फोटो नहीं है, और जो 2600 साल पहले हुए, 5000 6000 साल पहले उनका फोटो है। क्योंकि जिसने, हमारा दादा परदादा ने सीमित दायरे में जीवन जिया, तो उनकी याद भी सीमित रही, उनके जाने के बाद कुछ सालों में भूल गए। और चूँकि महावीर स्वामी ने सबसे संबंध पहचाना, महात्मा बुद्ध ने सबसे संबंध पहचाना, तो उनके जाने के 2600 साल बाद भी उनकी मूर्तियाँ बढ़ रही है, तस्वीरें बढ़ रही हैं। मैं उनको बढ़ाने के पक्ष में नहीं, पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी वो हमारी याद में बने हुए हैं। तो सारा खेल यही है कि अगर निरंतर खुश रहना है, तो अपने पेट से पैदा हुए बच्चों के आगे भी सबसे संबंध आपका है, ये समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो कितना भी पैसा आ जाए, कितना पूजा कर लें, कितनी पढ़ाई कर लें, सीए बन जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन जाए, है ना, करोड़ों आ जाए, अरबों आ जाए, खुशी नहीं आएगी निरंतर। तो दो ही चीज़ समझनी है, मैं शरीर के साथ मैं भी हूँ, और संबंध सबसे है। तो वंदन भाई वही समझाने का प्रयास करें, संबंध को समझना। जो सेकंड पार्ट है ना, उधर जो भैया वहाँ दिखाओ, वहाँ वो जो लक्ष्य कार्यक्रम फल के नीचे बनाया ना, ये तीन। देखो इसके पहले वाला बताओ, पहले वाला तो है स्वयं को समझना। हाँ नहीं, थोड़ा इधर चलो, राइट में। हाँ तो ये, हाँ ये स्वयं कार्यक्रम बताया, 3 कार्यक्रम है। लक्ष्य, मानव का लक्ष्य तय हो गया, उसके आधार पर 3 कार्यक्रम है। स्वयं को समझना जो कल बताया था, आज हम संबंध को समझना पे कर रहे हैं। संसार को समझना छोड़ा हुआ है, जो आगे करेंगे। संबंध को समझने में यही है कि सबसे संबंध है, संबंध का फर्क है। माता पिता से संबंध तो अलग तरह का भाव बहेगा, और भाई बहन के प्रति अलग तरह का भाव होगा, मित्र के प्रति अलग तरह का भाव होगा। लेकिन 3 भाव ऐसे हैं जो हर संबंध में है, विश्वास, सम्मान और स्नेह का, जो आज बताया वंदन भाई ने। विश्वास चाहना के आधार पे है, सम्मान योग्यता के मूल्यांकन के आधार पे, मूल्यांकन के आधार पे, और स्नेह सबसे
विश्वास सम्मान हो गया तो स्नेह हो ही जाता है। स्वीकृति, संबंध की तो स्वीकृति। एक व्यक्ति से संबंध को पहचानना स्वीकार करना स्नेह है, और सबसे संबंध को पहचानना स्वीकार करना प्रेम है। तो सारे महापुरुषों ने जो मूल बात कही है वो प्रेम की कही है। मेरे सिस्टर के यहाँ पे भी एक वो बड़ा बैनर लगा हुआ घर के बाहर, वो सत्य साई बाबा को मानती है, सबकी सेवा सबसे प्रेम। आदरणीय नागराज जी जिनका ये रिसर्च है सारा, वो भी बोल गए कि प्रेम जो है वो पूर्ण मूल्य है। सबसे संबंध पहचानने में आ गया तो प्रेम हुआ, वरना प्रेम नहीं हुआ, है ना। तो ये ठीक है, मैं इस पर ध्यान जाना जरूरी है, वो पूरा करेंगे। एक बार पूरी शिविर को समाप्त कर लेते हैं ना, 5, 10, 15 मिनट जितना टाइम लगे। पूरी शिविर में क्या बात की पहले दिन से लेकर अब तक, उतना को मैं रख देता हूँ। फिर पूरी शिविर में कहीं आपका कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो, या शिविर के बाद क्या करना है उसके ऊपर जो भी हमने सोचा उसमें कोई डाउट हो तो उसको ले लेते हैं। फिर हम शिविर को मतलब मेरी ओर से पूरा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से शुरू किया था कि हम कोई ना कोई लक्ष्य बनाते रहते और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते। चूँकि वो लक्ष्य हमने बहुत छोटा छोटा पहचाना है, अल्टीमेट लक्ष्य को पहचान नहीं पाए। तो जैसे मान लो 10वीं पास की तो 12वीं आ गई, 12वीं के कार्यक्रम पूरे किए, फिर कॉलेज, ग्रेजुएशन, उसके बाद में फिर ये, ऐसे सब चलते चलते हम अतृप्त रहते हैं, थकान में रहते हैं, निराश रहते हैं। इन सबको मिला करके ही हम कहते हैं कि जीवन दुख है। जब अपने में हम इस तरह से परेशान हैं, लक्ष्य कार्यक्रम में घूमे जा रहे हैं, कहीं सुख चैन मिल नहीं रहा, तो हम अपने में परेशान रहते हैं। और जब भी दूसरों के साथ इंटरेक्शन में आते हैं, हम दूसरे को भी परेशान करते हैं, तो हम संघर्ष में आते हैं। तो जैसे दुख है वैसे संघर्ष बढ़ा तो ज़्यादा दुखी हुए। तो वो एक दुष्चक्र चलता रहता है कि हम उम्र बढ़ने के साथ साथ और दुखी और संघर्ष वाले होते रहते हैं। उसके बदले हम ये आइडेंटिफाई करें कि इन चीज़ों को तो करे ही, जो पढ़ाई करनी है, जो ये करना है ना। हाँ, थोड़ा आप ये दिखाइए कैमरे में, मैं हाथ करता रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा आइडिया लगे। तो ऐसे लक्ष्य और कार्यक्रम का ये एक चक्कर चलता रहता है, तो उससे अतृप्ति, थकान, निराशा होता रहता है। तो इसके कारण हमको लगता है कि जीवन दुख है, तो हम अपने में परेशान होते हैं, दूसरों के साथ मनमुटाव करते हैं, तो इससे लगता है जीवन संघर्ष है। तो दुख और संघर्ष के बीच का भी एक चक्कर ऐसे बनाते रहते हैं। तो हमने ट्राई किया कि हम कोई ऐसा लक्ष्य पहचाने कि जिसको पूरा करने का कोई एक कार्यक्रम सटीक हो और उसको करने के बाद एक फल निरंतर रूप में हमको मिलता रहे, तो हम कहते हैं निरंतर सुख। तो एक बार वहाँ पहुँच गए, फिर वहाँ से लौट के आने की कोई वो गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा लक्ष्य क्या हो, हमने पहचाना कि हम स्वयं में समझदार होना चाहते, हम परिवार में संबंधों को ठीक करना चाहते, संबंधों में मधुरता चाहते, संबंधों में, परिवार में समृद्धि चाहते, समाज में अभय रहे और प्रकृति में संतुलन रहे। हमको दिखता है कि यह सिर्फ मेरे अकेले का लक्ष्य नहीं है, धरती का हर मानव यही चाहता है। हर मानव समझदार होना चाहता है, हर मानव अपने परिवार को समृद्ध, अपने संबंधों को मधुर बनाना चाहता है, हर मानव समाज में अभय चाहता है, हर मानव प्रकृति में संतुलन चाहता है। उससे लगता है कि मैं कोई अलग लक्ष्य लेके चल रहा हूँ, दूसरा कोई अलग लक्ष्य लेके चल रहा है। दुनिया के हर आदमी की अपनी ज़िंदगी है, अपना लक्ष्य है, ऐसा नहीं है। हम स्वीकारे या ना स्वीकारे, हम सबका लक्ष्य एक है, हम सभी एक ही यात्रा पर चल रहे हैं ना। हम सभी का लक्ष्य एक है, तो इसको हम कहे मानव लक्ष्य, ना कि व्यक्ति का लक्ष्य, ना कि मेरा लक्ष्य। इसके बदले स्थिति अभी है क्या, हमने देखा समझ के बदले हर व्यक्ति में द्वंद्व है। द्वंद्व को हमने कैसे पहचाना, द्वंद्व में हमने ये देखा कि अपनी जो आशाएं है वो प्रधान रूप से हो जाती है। इच्छा अपनी सुखी होने की है, जबकि आशा अपनी बनी रहती है, वस्तुओं से सुख पाओ, बाहर से सम्मान पाओ, दूसरों से भाव पाओ। तो आशाएं बाहर लगाने को, मतलब आशाएं बाहर लगी रहती है, जबकि इच्छा कहती है मुझे समझदारी से सुखी होना है। तो यही अपने में द्वंद्व है। हम चाहते हैं सुखी होना, इच्छा अपनी सुखी होने की है, समझदारी से सुखी होने की, संबंध पूर्वक सुखी होने की है, जबकि हमारी आशाएं चलती रहती है बाहर से सुखी होने में। इसके कारण होता है कि कभी विचार आता है कि बाहर से सुखी हो ले, कभी विचार आता है थोड़ा समझ ले, कभी विचार आता है फिर बाहर से सुखी हो ले। तो ये जो अपने में चल रहा है, इसी को कहते हैं कि दो पक्ष बन गए हैं अपने में, और इसके बीच में हम पिस रहे।
तो इसी को कहा कि समझ की कमी होने के कारण अपने में द्वंद्व है। परिवार में संबंध की जगह पर क्लेश है और समृद्धि की जगह भाव है। तो हर व्यक्ति को लगता है कि परिवार में कुछ कम है, अभी और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। तो जब व्यक्ति में द्वंद्व है, परिवार में क्लेश है, तो ऐसे परिवार, ऐसे व्यक्ति समाज में कुछ ना कुछ अपराध छोटे मोटे करते रहते हैं। उसके कारण समाज में भय है, अभय बन नहीं पा रहा। और ऐसे भय वाला मानव समाज प्रकृति के साथ ठीक जी नहीं पाता, तो प्रकृति को भी बिगाड़ता है, प्रकृति का शोषण करता है, उसके संतुलन को खराब करता है। तो प्रकृति में असंतुलन है। जबकि चाहत अपनी ये है, समझ की कमी के कारण फंसावट यहाँ है। इन चारों को देखने से ये भी पता चलता है कि पहला स्टेप है मैं स्वयं में समझदार हो जाऊँ, दूसरा स्टेप है मैं समझदार हो जाऊँ, मेरे परिवार के सभी लोगों को इस बात की प्रेरणा मिले, धीरे धीरे सब समझदार हो। तो समझदार लोगों का परिवार संबंध और समृद्धि पूर्वक जिएगा। ऐसे सभी परिवार मिलकर समाज में अभय को पाएंगे और ऐसा मानव समाज प्रकृति के साथ संतुलन पूर्वक जीने के तरीके ढूंढ ही लेगा। तो पहला स्टेप यह है कि मैं ठीक हो जाऊँ, दूसरा स्टेप है दूसरा ठीक हो, और तीसरा कंसर्न है कि दुनिया ठीक हो। तो इसको अभ्यास में लाने की बहुत ज़रूरत है कि हमको बार बार ये लगता है कि दुनिया पहले ठीक हो, फिर दूसरा ठीक हो, फिर कहीं मेरा नंबर लगे। तो इसमें हमने देखा कि हम सभी को ये स्वीकार है कि मैं ठीक हो जाऊँ, फिर दूसरा ठीक हो, फिर दुनिया ठीक हो। अपने ठीक होने के अर्थ में हमने देखा कि हम सिर्फ सुविधा के गोले में ही जीते हैं, इतने में ज़िंदगी घूमती, जबकि संबंध भी है, समझ भी है, और इन तीनों का महत्व है जीवन में। किसी एक को छोड़ने से ज़िंदगी ठीक नहीं चलती, तो तीनों को साथ लेकर कर चलना पड़ेगा। इसमें हमने देखा था कि हम अमीर होना चाहते हैं, जबकि हमको होना समृद्ध है। गरीब भी अमीर होना चाहता है, अमीर और अमीर होना चाहता है। तो कहीं हमको समृद्धि को भी पहचानने की ज़रूरत है, जो कि समझदारी से सुविधा का सदुपयोग करेंगे तो समृद्धि होगी। जब तक वस्तुओं से भोग करने का अपना प्रवृत्ति बना रहेगा, तब तक हम दुखी ही रहेंगे। समझदारी से संबंध पूर्वक जिएंगे तो हम उभय तृप्ति को पा पाएंगे। उभय तृप्ति को हमने न्याय कहा आगे चलकर। तो ये अपने लक्ष्य के रूप में हमने पहचाना। और कार्यक्रम क्या है, तो हम इन बातों को समझे, इसको जिए और इसको समझाने योग्य हो पाए। जो समृद्धि वाला भाग है, जो स्किल वाला भाग है, उसको हम सीखे, उसको हम करें, उसको हम सिखा पाए। उसमें सबसे पहले हमने देखा स्वयं को समझना। तो समझना, जीना, समझाना क्या है? स्वयं को समझना, संबंध को समझना, संसार को समझना। स्वयं को समझना में हमने देखा कि मैं और शरीर अलग अलग है, तो उसको कैसे अलग अलग पहचानेंगे? साफ साफ देख सकते हैं कि मेरी क्रियाएं अलग है, शरीर की क्रियाएं अलग है। शरीर की क्रियाएं चलना, उठना, बैठना, बोलना, ये सब मेरी क्रियाएं, इच्छा, विचार, आशा, वो सब। मेरी आवश्यकता, मेरी नीड्स अलग है, शरीर की नीड अलग है। मेरी नीड है वो सही भाव, सही विचार से पूरी होती, सही समझ से पूरी होती। शरीर की जो नीड है वो भौतिक, रासायनिक वस्तु से, फिजिकल, केमिकल चीज़ों से पूरी होती है। सामयिकता में देखें तो मेरी जो नीड है वो मुझे सतत पूरी करनी है, सतत सुख चाहिए। शरीर को भोजन, कपड़ा, वो सब कभी कभी समय समय पर चाहिए। इतना देखते हुए हमने शरीर को एक जगह पर प्लेस किया कि शरीर मुझसे अलग है, मैं शरीर मुझे संवेदना देता है, इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन चलता है। लेकिन शरीर के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है, उसको हम ठीक से संयम पूर्वक उसको स्वस्थ रख करके चलाएंगे। मैं को देखे तो उसमें हमने देखा कि हम सतत चयन आस्वादन करते हैं। हम स्वाद लेते हैं और उस स्वाद के आधार पर हम बाहर कोई व्यवहार, कार्य करने का चयन करते हैं। या तो हम अपनी रुचियों के आधार पर चयन आस्वादन करते हैं, या हम भाव के आधार पर, मूल्यों के आधार पर चयन आस्वादन करते हैं, या हम इस लक्ष्य को पहचाने हैं उसके आधार पर चयन करते हैं। इसी को हम मन की जगह और आशा की जगह भी बोलते हैं। इससे ऊपर की क्रिया के रूप में देखा कि हम तुलन विश्लेषण करते हैं। तो अपनी जो दृष्टि, जो वृत्ति बनती है, या तो प्रिय के आधार पर चीज़ों को तोलते हैं, या हित के आधार पर तोलते हैं, या लाभ के आधार पर तोलते हैं। जबकि ज़रूरत है कि हम स्वयं को समझ पाए, संबंध को समझ पाए, और उभय तृप्ति के आधार पर चीज़ों को देख पाए। मैं भी खुश रहूं, दूसरा भी खुश कैसे रह पाए, उसको सोचते हुए न्याय की दृष्टि से तुलन विश्लेषण कर पाए। इसी को हम वृत्ति और विचार कहे। उससे ऊपर की क्रिया देखी कि हमें इच्छाएं बनती है, जो हमें चित्रण के रूप में दिखती है। इसके बीच का हमने संबंध पहचाना कि कैसे ये क्रियाएं अपने में काम करती, उसको भी हमने देखा। उसको देखने के बाद हमने ये देखा कि जब
बाहर कुछ होता है और हम रुचि के आधार पर उसका आस्वादन करके तुरंत चयन कर लेते हैं तो हम रिएक्ट कर रहे हैं, जिससे हम भी दुखी हो रहे हैं, हम बाहर भी लोगों को दुखी कर रहे हैं। जब कोई आस्वादन होता है, रुचिकर है अरुचिकर है, लेकिन हम उस पर विचार करते हैं, उसका थोड़ा तुरंत विश्लेषण करते हैं और वो करने के बाद हम चयन करते हैं, तो हम बाहर रिएक्ट नहीं कर रहे, अपने में तो हम रिएक्शन कर रहे, तो वो रिएक्शन इनसाइड है। लेकिन जब हम चीज़ों को इच्छा तक ले जा पाते हैं, और जैसा कि मैं पहले भी बार बार कहता था कि भाव की जगह पर ले जा सकते हैं, इच्छा का मतलब वो जगह भाव की है, सुखी होने की, भावपूर्वक जीने की है, तो इन भाव को जो हमने देखा उस जगह पर ले जा सकते हैं और वहाँ से फिर तुलन विश्लेषण करके चयन आस्वादन करके जी पाते हैं, व्यवहार कार्य कर पाते हैं, तो हम रिस्पॉन्स देने की जगह पर आते हैं, जहाँ हम स्वयं आराम में रहे, सुख में रहे, दूसरे के लिए भी हमने सुखी होने का, आराम में रहने का एक अवसर प्रदान किया। तो जो भाव की जगह है उसको कैसे देखें, तो वो बात आ गई संबंध को पहचानने की, संबंध को समझने की। उसमें हमने देखा कि कुछ स्थापित मूल्य होते, कुछ शिष्ट मूल्य होते, उसकी परिभाषा नहीं दी, बस लिख दिया। और स्थापित मूल्य में 3 मूल्य देखे। एक देखा विश्वास, कि हम लोगों की चाहना पर डाउट करने लगते हैं, जबकि कमी योग्यता की है, उनमें भी हम में भी। तो हमको ये पकड़ना पड़ेगा कि चाहना दोनों की सही है, योग्यता में जहाँ कमी उसको पूरा किया जाए, क्योंकि हर कि ऐसा नहीं होता कि मुझसे गलतियाँ हो जाती है और दूसरा गलती करता है, दोनों से गलती हो जाती है, तो दोनों की योग्यता को बढ़ाने का कार्यक्रम कर सकते हैं। जब हम चाहना पर विश्वास करके उसकी योग्यता का सटीक आकलन करते हैं, उसकी समझदारी का सटीक आकलन करते हैं और उसके अनुसार ऐसा जीने का कार्यक्रम बनाते हैं, तो हम उसका सम्मान कर रहे हैं। जब हम विश्वास और सम्मान दोनों को करते हुए उस व्यक्ति को अपने संबंधी के रूप में, अपने से जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में अपने जैसा स्वीकार पाते हैं, तब हमारी उसके प्रति स्नेह की भावना बनती है, हम उसको संबंधी के रूप में स्वीकारते हैं। इतनी बात हमने देखी। जो हमने छोड़ी वो ये है कि यहाँ ऊपर के 5 क्रियाएं बाकी है, 1 2 यहाँ है ना, हाँ 1 2 3 4 5, ये तो बस उसके फिर नाम है, बट 5 देखी, 5 ऊपर की हायर लेवल की क्रियाएं अभी देखनी बाकी है। स्थापित मूल्यों के और शिष्ट मूल्यों के बारे में देखें तो वो कुल अपने जो संख्या लिखी थी 2 4 5 7, ये टोटल 18 मूल्य है। हमने 3 देखे हैं, बाकी 15 अभी बाकी है। तो 3 से ही यदि संबंध की इतनी क्लैरिटी बन पाती तो पूरा 18 देखना तो एक बहुत अच्छी बात है। समय की कमी के कारण और चूँकि हम थोड़ा थोड़ा चीज़ों को पचाते हुए चले, वो देखते हुए अभी हमने 3 ही मूल्य देखे। और संसार को समझना वाला जो भाग है उसको अभी हमने बिल्कुल खोला ही नहीं, बस ऐसे ही लिख के छोड़ दिया। तो पूरे संसार की व्यवस्था क्या है, पूरे संसार में मेरा रोल क्या है, वो भी एक देखने वाली बात है, जो हम कभी आगे चल करके देखेंगे, है ना। अपने में व्यवस्था को देख ले, बड़ी व्यवस्था को देखे, तब बड़ी व्यवस्था में भागीदारी को देख पाएंगे। तो पूरे संसार की क्या व्यवस्था है उसको समझे, तब संसार की व्यवस्था में अपना रोल पता चलेगा, तो हम सटीकता से अपने जीने की डायरेक्शन तय कर पाएंगे। तो वो भी एक महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा ये एक छोड़ा कि तुलन के ऊपर में न्याय, और बाकी ये जो शब्द बाकी बहुत लोग बोल गए, बट उसका मीनिंग क्या होता है और सही मायने में उसको अपने तुलन में कैसे ला पाए, जिससे अपना तुलन विश्लेषण और बेहतर हो पाए, इसके ऊपर भी काम हो सकता है, जो कभी हम अगले शिविर में करेंगे। तो इतना मुझे इस 3 दिन में आप लोगों के साथ में शेयर करना था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्ते।